तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, जिसका कि नाम है विद्युत रसायन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग इस चैप्टर का टॉप 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा। और इस चैप्टर से मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आप लगाते चलो सही सही आंसर को और याद भी करते चलो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। अब आप बताओगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है वो निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल या फिर लेड संचायक सेल। बताओ आप सभी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल। बताओ आप सभी। तो 1 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, यह हो जाएगा ईंधन सेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 का सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें एनोड का कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, उदासीन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यह जो होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2 का ए इज द राइट आंसर, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, जब किसी विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को क्या बोलेंगे हम। बताओ आप सभी कि जब विद्युत धारा जो है किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग धात्विक चालक बोलते हैं, यानी कि मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, लगा लो आप सभी, 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए भाई, हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। हमारा जो है ये केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हो चुका है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। फिजिक्स में तो 5 चैप्टर खत्म हो चुका है, बायो में भी 5 चैप्टर खत्म हो चुका है। अच्छे से चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रहा हूं, आप मस्ती में पढ़ाई करो और एग्जाम में भाई अब की बार फोड़ना है, 450 प्लस लाना है आपको। बस अच्छे से आप लोग तैयारी करो, हमारे साथ जुड़ जाओ और अपने तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर करो। देखो जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें किसे अवकृत नहीं करेगा। जलीय घोल में हाइड्रोजन यानी कि H2 है और इनमें से कौन है जिसको वो अवकृत नहीं करेगा। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो Fe3+ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेगा 4 का ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना आप सभी। ओके, चलिए देखिए 5वां नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में कौन है जिसका ऑक्सीकरण विभव जो है वो सबसे अधिक होता है। तो मेरे भाई मैं बता दूं, जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव होता है वो होता है 0.76 का, 0.76 होता है। और ये कॉपर का कितना होता है, तो मेरे भाई ये होता है 0.34 होता है। ये Ag का कितना होता है, तो ये होता है 0.80 होता है। और ये Mg यानी कि मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 2.37 होता है। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि इसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा, अधिक पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर लगा लो आप सभी, 5 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, सोडियम फ्लोराइड, क्या सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या होता है। तो ये H2 और O2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, H2 और O2, कौन सा में दिया गया भाई, डी में दिया गया, लगा लो H2 और O2 हो जाएगा। O2 H2 दे दिया गया है उल्टा सीधा, लेकिन H2 O2 होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। देखो जी यहां से 2 क्वेश्चंस क्रिएट होता है, एक होता है ऑक्सीकारक पदार्थ और दूसरा होता है अवकारक पदार्थ। तो मैं दोनों को बता देता हूं। अगर शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ की बात हो तो वो फ्लोरीन हो जाता है, क्या फ्लोरीन हो जाता है। अगर ऑक्सीकारक की बात हो तो वो आयोडीन हो जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये I2 हो जाएगा अगर अवकारक का बात होगा तो। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, वही क्वेश्चन आया होगा। देखो निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ, अवकारक पदार्थ मैंने बता चुका, I2 होगा, यानी कि आयोडीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर ऑक्सीकारक पूछे तो फ्लोरीन लगा देना, आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, भूलना नहीं है। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है आप सभी से। फैराडे का जो द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ है, वो किससे संबंधित है, वो है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
9 का बी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। बताओ आप सभी, निम्नलिखित में कौन है जो द्वितीयक सेल है, तो वो हो जाता है लेड स्टोरेज बैटरी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आप आंसर लगाते चलो मेरे भाई, तभी तो याद हो पाएगा ना। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। क्या मुक्त करेगी भाई, बताओ आप सभी। तो यह मुक्त करती है 31.75 ग्राम तांबा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं भाई। कॉपर का हिंदी तो तांबा होता है, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए कभी कभी हिंदी में भी दिया रहता है तांबा, तो आप कंफ्यूज मत होना। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये फिजिक्स में भी पढ़े हो भाई, कौन सा होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही लग रहा है क्या, लगा लो आप सभी, ऑप्शन बी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर उसको बोल सकते हो प्रतिरोधकता पूछा गया है, तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर उसका होता है, और यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 का सी जो है राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। बताओ जी, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे, तो ये दिए थे फैराडे साहब ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना आप सभी, एम बराबर जो ZCT होता है, ये इसी का फॉर्मूला है, एम बराबर ZCT होता है। याद रखना आप सभी, ये फॉर्मूला है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 15 नंबर सवाल, ये रहा आपके सामने, फैराडे का प्रथम नियम। लो जी, वही क्वेश्चन आ चुका है, M बराबर ECT या फिर ZCT, वही बात है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ई के जगह पर जो है यहाँ पे जेड भी लिखा रह सकता है, इसलिए याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ ई के जगह जेड भी हो सकता है। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बताओ आप सभी। तो ये होता है ग्राम प्रति कूलम। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए, एक फैराडे बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये होता है 96,500 कूलम। लेकिन देखो यहां दो ऑप्शन में दिया गया, 96,500 कूलम और 96,500 कूलम लगभग में दिया गया है। तो मेरे भाई अगर लगभग में दिया हो तो लगभग में ही 96,500 कूलम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 18 नंबर सवाल को देखिए, फैराडे की इकाई होती है, फैराडे की इकाई कूलम प्रति मोल होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 का सी लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है। सेल स्थिरांक बराबर L/A। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 का ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, विलियन की चालकता समानुपाती होती है। विलियन की चालकता किसके समानुपाती होती है, बताओ आप सभी। तनुता के, आयनों की संख्या के, विलियन के आयतन के, या फिर विद्युत घनत्व के। तो विलियन की चालकता जो समानुपाती होती है वो होती है नंबर ऑफ आयंस, यानी कि आयनों की संख्या के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए याद रखना आप सभी। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करेगी, बताओ आप सभी, कि द अमाउंट ऑफ आयंस डिस्पोजिट इलेक्ट्रोलाइटिक डज नॉट डिपेंड्स। बताओ आप सभी, करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का, तो मैं बता दूं, विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा जो निर्भर नहीं करती है वो रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि प्रतिरोध पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए देखिए 22 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, चालकता की इकाई क्या होती है। चालकता की इकाई पूछा गया आप सभी से, चालकता की इकाई क्या होती है मेरे भाई, बताओ। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। या फिर ऐसे भी दिया रह सकता है ओम बटा में कौन सा, ओम बटा में कूलम मीटर, ऐसे भी दिया रह सकता है। ये भी नीचे हो जाएगा 1 बटा में, ऐसे 1 बटा में ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे दिया रह सकता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 23 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर कितना होता है। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर जो होता है वो होता है 1 ग्राम समतुल्य, यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी, क्योंकि मेरे भाई W बराबर ई फॉर्मूला है, तो 1 ग्राम तुल्यांक पूछा गया तो क्या 1 ग्राम तुल्यांक ही तो होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर मात्रा
पूछा गया था। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड के घोल से प्रविष्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये बताओ आप सभी। तो उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। 24 का ए इज द राइट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। द्रवित NaCl के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना आप सभी। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, धातुई पदार्थों में चालकता का क्या कारण क्या होता है? धातुई पदार्थों में पूछा गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, विद्युत अपघट्यों में चालकता का जो कारण होता है वो आयन हो जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखना आप सभी। अगर धातुई पदार्थों में पूछे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और विद्युत अपघट्यों में चालकता कारण क्या होता है तो वो आयंस होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 28 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक नहीं है? नहीं है पूछा गया ना मेरे भाई। देखो विद्युत का चालक नहीं है मतलब ये नन कंडक्टर पूछा गया है, तो मैं बता दूं विद्युत का जो चालक नहीं है वो हो जाता है रवादार NaCl, जो कि विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ग्रेफाइट है, CuSO4, विलियन है, NaCl का जलीय विलियन है, ये सारे के सारे चालक है, लेकिन रवादार NaCl जो है ये विद्युत का चालक नहीं है। 28 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। अगर पूछे मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है तब आप 1.35 वोल्ट लगाना, लेकिन यहां शुष्क सेल का पूछा गया, अभी लगा लो। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.5 वोल्ट हो जाता है, याद रखना आप सभी। ओके चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होता है? तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता जो होता है वो क्या होता है तो वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ एक दूसरे तरफ से पूछा जाए कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है तो विशिष्ट चालकत्व घट जाता है, लेकिन मोलर चालकता जो है ये बढ़ जाता है। याद रखना भाई, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसलिए मैं दोनों को बता दे रहा हूँ। अगर पूछे कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है तो वो घट है, अगर यहां पूछा गया मोलर चालकता तो वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके अगर कॉपी में कहीं जगह है तो लिख भी लेना। ओके चलिए देखिए 31 नंबर सवाल देखिए, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड क्या होता है? एनोड क्या होता है भाई? तो मैं बता दूं, अगर कैथोड और एनोड दोनों होता है उसमें, तो एनोड की बात हो रही है तो ये होता है एनोड ऋणात्मक होता है, और कैथोड क्या होता है तो वो धनात्मक होता है, याद रखना आप सभी। ओके चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए क्या सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए? तो 32 का क्या लगा रहे हो आप सभी, बताओ आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या तो धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सभी। ओके चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। लेक्लांचे सेल में एनोड का कार्य कौन करता है? लेक्लांचे सेल में जो है एनोड का कार्य जिंक करता है। क्या एनोड का कार्य जिंक करता है, लेकिन अगर कैथोड का कार्य पूछे तो वो ग्रेफाइट से बने छड़ उसका काम जो करता है, लेकिन यहाँ एनोड पूछा गया तो वो जिंक करता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, इसलिए एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे के सारे प्रश्न को आप बना के आओगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए खूब मेहनत करो, खूब अच्छे से याद करके जाना है, एकदम परीक्षा में कंफ्यूज मत होना। चलो 34 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा तो ये हो जाता है कौन सा, ये एनोड होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि विद्युत अपघटन में अवकरण किस पर होता है तो वो कैथोड पर होता है। यहां ऑक्सीकरण पूछा इसीलिए एनोड होगा, अवकरण कैथोड पर होता है, याद रखना आप सभी। ओके चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, ये रहा। गिब्स ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? गिब्स ऊर्जा बराबर फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, -NEF होता है भाई। ऑप्शन ए सही जवाब है, लगा लो। 35 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आप सभी। तो चलिए इस चैप्टर से हमने 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया था, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, और अभी कमेंट करके बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। जरूर कमेंट करके बताना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इन सारे प्रश्नों को याद कर लेना। और हाँ भाई, क्लास को अभी तक लाइक नहीं करे हो तो जरूर करना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। ओके तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।